हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मींस पार्ट 1 होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स के बारे में कंप्लीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में करंट का क्या रोल है, करंट किसे कहते हैं, करंट का क्या फॉर्मूला होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर का पार्ट 1, जिसमें हम एक एक करके बेसिक वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए साथ में न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि आज के लेक्चर में हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें करंट क्या है, चार्जेस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बेसिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से मेजर किया जाता है, उन सब के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक चार्ज। चार्ज हमारा बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है क्योंकि इसके बिना हम करंट को समझ नहीं पाएंगे। तो चार्ज को भी हम यहाँ पे समझेंगे। देन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एंड लास्ट, आज के टॉपिक के बेसिस पे जितने भी हम ये 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जिससे हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर में इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। तो देखो, जो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बेसिक हमारा जो रोल है वो करंट को लेकर के है कि करंट क्या है, करंट का यूज कहाँ होता है, करंट से रिलेटेड और क्या क्या फिनोमिनाज है हमारे पास में। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। किस तरीके से हम करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे करंट के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके चलेंगे, जितने इसमें के डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इसमें रजिस्टर के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की एक बेसिक सी डेफिनेशन गिवन है। क्या बोला गया इलेक्ट्रिक करंट में? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो हमारा चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल से अगर कोई भी हमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से तुम क्या समझते हो, तो वहां पे सिर्फ हमें इतना मेंशन करना है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे ही हमारे चार्ज फ्लो करेंगे उसकी वजह से जो हमारी वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है। अब उसके बाद क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। तो ऐसे कंडक्टर जिसके अंदर से हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी ऑन होंगे, फ्लो करेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की तरफ चल रहे हैं, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हमेशा उसकी कौन सी डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस क्रॉस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। देखो, तो ये तो हो गया चैप्टर में जो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट, उसका हमने ऊपर ऊपर से नॉलेज ली है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया और ये कंडक्टर के अंदर से फ्लो करता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में अपोजिट होगी। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें कंटिन्यूअस सर्कुलर या फिर क्लोज्ड पाथ इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को बोला जाता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट भी पास होगा। अब हम देखो
तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज। अब चार्ज क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो चार्ज क्या है? चार्ज हमारा मास की तरह होता है। जैसे मास में कुछ मास को हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कुछ क्वांटिटी है, लाइक 2 kg, 3 kg, 4 kg। इसी तरीके से चार्ज क्या है? चार्ज हमारी एक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। यहाँ पे हमारे पास टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और हमें साथ ही साथ ये भी पता है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है यानी जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चार्ज की एसआई यूनिट वगैरह हम यहाँ पे सब चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज होता क्या है? चार्ज हमारा मास की तरह होता है। चार्ज क्या है? लाइक मास। यानी जो चार्ज है वो क्या है? द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। अब हमारे पास टू टाइप के चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे। एक है हमारा इसमें पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास इसमें नेगेटिव चार्ज। मतलब ऐसा चार्ज जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो उसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और एक ऐसा चार्ज जिसके ऊपर माइनस का साइन हो, सब्ट्रैक्ट का साइन हो, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो कितने टाइप के चार्ज हो गए? दो टाइप के चार्ज हो गए। अब देखो होता क्या है, वैसे तो ये बहुत ही छोटी क्लास का टॉपिक है चार्जेस वगैरह का कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉल करते हुए चलेंगे। मानो एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं तो इस कंडीशन में ये जो दोनों चार्ज है वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे यानी रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्या हो गया? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे दिखने वाले चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर हम अनलाइक चार्जेस बोले, जैसे एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो इस कंडीशन में ये दोनों चार्ज जो है वो आपस में आना शुरू करेंगे, पास पास आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गए टाइप्स ऑफ चार्ज और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी कि लाइक होंगे तो क्या होगा, अनलाइक होंगे तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट की कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो देखो जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो होती है हमारी इसमें कूलम। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो गई? कूलम हो गई। अब देखो एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होगा? चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रोक्स, यानी जितने हमारे इसमें चार्ज प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में, वो हमारे किसके बराबर होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज ऑफ। एक चीज और देखो, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर टोटल कितने का चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का, लेकिन किस फॉर्म में? नेगेटिव में। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम के।
तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि एक कूलम चार्ज यानी क्यू किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर होगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्यू क्या है, क्यू हो गया हमारे इसमें टोटल चार्ज कितना होता है वो, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एन को मल्टीप्लाई करेंगे ई से। अब इसमें एन क्या है, एन है हमारा इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, ई हो गया हमारा इसमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से क्लियर कट ये समझ में आता है कि जो चार्ज है, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना है, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारी कूलम। साथ ही साथ यहाँ पे एक कूलम चार्ज की बात की जाए तो एक कूलम चार्ज बराबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात की जाए तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है, यानी नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हो गया हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगर हमें किसी भी वायर के अंदर टोटल चार्ज को निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल्स टू में N, यानी Q निकालने के लिए हम N को E से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और E हो गया हमारा उसमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। अब इससे अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ उस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम इजिली गिवन चार्ज को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो वहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू में Ni। तो यहाँ तो हो गई अब हमारी चार्ज की पूरी प्रॉपर्टीज फिनिश, सारे उसके एसआई यूनिट के बारे में पढ़ लिया, उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया। अब हम इस चार्ज से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यानी करंट के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज का और करंट में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो करंट के बारे में हमने देखा, अगर हमसे कोई नॉर्मली भी पूछे कि करंट की बेसिक सी डेफिनेशन बताओ तो हमें क्या बोलना है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो यानी करंट की बेसिक सी डेफिनेशन क्या हो गई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब चार्ज के फ्लो की रेट को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। अब अगर हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो देखो क्या बोला गया है करंट के बारे में, करंट के बारे में बोला गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम पे, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, करंट निकल के आएगा। यानी I इज इक्वल्स टू में चार्ज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से, और टाइम हो गया हमारा T। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ इस चैप्टर का, I इज इक्वल्स टू में Q बाई T, जिससे हम क्या निकालेंगे, करंट को निकालेंगे। अब देखो करंट की एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो जो हमारा करंट है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, जो हमारी करंट की एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो दूसरी चीज, अब देखो करंट के बारे में पढ़ा, करंट के फॉर्मूले के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि जो हमारा करंट है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम मीटर। एम मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट। करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमीटर का यूज किया जाता है। अब इस एमीटर के सिंबल के बारे में बात करें तो जो एमीटर का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है सर्किट के अंदर, कैपिटल ए
जिसमें एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक हमारा इसमें नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल करंट के बारे में बात की, करंट के फॉर्मूले के बारे में बात। अब हम देखते हैं कि करंट फ्लो कैसे करता है। तो देखो, जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की और ये जो हमारे करंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस दौरान हमने करंट को कैसे कंसीडर किया था कि जो करंट है वो जो पॉजिटिव चार्ज है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। ये जो हमारा येलो कलर के इंक से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो हमारा कौन से फ्लो को बता रहा है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, और जो यहाँ पे ब्लैक कलर की इंक से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज का फ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट के अंदर ये दिखाया गया है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इसको करने का रीजन क्या है, देखो अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में फ्लो करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ये भी चीज क्लियर की है कि जब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी फिनोमिना नहीं आया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे पहले हमने करंट को कैसे ऑब्जर्व किया था कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो किसको डोनेट करता है, किसको डिनोट करता है, करंट को डिनोट करता है। यानी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि direction of current is taken opposite to flow of electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, यानी
जो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट में होगी। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, लेकिन जो हमारा करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो हो गई अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ये भी बोली गई है, were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered। ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं था, लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना के बारे में डिस्कवर किया गया था तो करंट को क्या बोला गया था, करंट क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। यानी यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ये दर्शाया गया है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास अब इलेक्ट्रिक करंट की छोटी छोटी क्वांटिटीज भी होंगी, तो बोला क्या गया है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो ये बोला गया है जो भी हमारी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटीज होंगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में। अब जो हमारा मिली एम्पियर है उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम और कैपिटल ए, और जो हमारा माइक्रो एम्पियर है उसको हम लिखते हैं स्मॉल पी और कैपिटल ए। तो यानी मिली एम्पियर को किस तरीके से लिखेंगे, एम ए, और जो हमारा माइक्रो एम्पियर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी और ए से। अब देखो एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर के, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10⁻⁻6 एम्पियर के। ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं और एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इसमें टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब एक पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, एक पॉइंट पर कितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इससे और अच्छे से क्लियर करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और बेसिक से समझने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, वर्क डन टू मूव a unit charge from one point to another। अब यहाँ पे ये कह क्या रहा है, देखो मान लो ये पॉइंट हमारा ए हो गया और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है यानी एक चार्ज है। तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना भी वर्क डन करना होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में चार्ज को जितना भी वर्क करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क कर रहा है यानी उसको कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी, इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में क्या बोला गया है, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल ये मानो हमारे पास एक सर्किट है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया।
अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस सर्किट के अंदर आने के लिए उस चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा, यानी जितनी अपनी एनर्जी को यूज करना पड़ा, अगर हम उन दो पॉइंट के बीच से उस एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में एक चार्ज को दूसरी जगह तक जाने के लिए, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक चार्ज को जितना भी वर्क डन करना करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, जो बराबर होता है हमारा किसके, वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। वही चीज बोली गई है जो भी बताई है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितने भी चार्ज को वर्क डन करना होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से बोलते हैं। अब विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, work done to move the unit charge between two points against static electric field। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के सिंबल के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके फॉर्मूले के बारे में। तो देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोटेड बाय, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू में W बाई क्यू, यानी कितना वर्क डन करा है किसने, चार्ज ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा इसमें का थर्ड फॉर्मूला। पहले हमने चार्ज के फॉर्मूले के बारे में बात की, सेकेंड हमारा करंट का फॉर्मूला था और थर्ड है हमारे पास इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम और किस नाम से जानते हैं, वोल्टेज से। तो जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी इसमें, वोल्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम ये भी कर सकते हैं, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट वोल्ट के साथ साथ जूल पर कूलम भी होगी, यानी जूल कूलम का इनवर्स। तो टोटल कितनी यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, 2, वोल्ट और जूल पर कूलम। तो यहाँ पर हो गए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स के बारे। अब देखो, जैसे हम करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम एम मीटर बोलते हैं, उसी तरीके से वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, पोटेंशियल वोल्ट मीटर का। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। वहां पे हमें किसको डिफाइन करना होता है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना होता है। तो देखो, हमें पता है कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू में W बाई क्यू। अगर हमसे पूछा गया है 1 वोल्ट को डिफाइन करो तो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर होगा हमारा, जब हमारा एक कूलम चार्ज 1 जूल वर्क डन को कंप्लीट करे वो हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge,
then potential difference is called 1 वोल्ट। यानी अगर एक कूलम चार्ज को 1 जूल वर्क डन जो है वो एक कूलम चार्ज के थ्रू होता है, तो जो भी हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो एक तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया। दूसरा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज कर रहे थे, वोल्ट मीटर का यूज कर रहे थे। अब अगर इस वोल्ट मीटर के हम सिंबल के बारे में बात करें, तो जो हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल होता है वो एमीटर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, जिससे हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, जिसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, सी जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट में हमारा करंट फ्लो करता है। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज की बात करें, तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, वो हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल, मतलब जहाँ पे वोल्टेज हाई होगी वहां से कहाँ पर जाएगा, लो वोल्टेज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज के केस में करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब जहां पर भी हायर पोटेंशियल होगा वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो देखो ये तो हो गए हमारे पूरे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात। करंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में। जैसे वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका V हो गया, एम मीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका A हो गया। इसी तरीके से और भी हम छोटे-छोटे से उसमें डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे बल्ब हो गई, वायर हो गई। तो उसको यूज करने के लिए हम वहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि हर बार तो ये जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ करें। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटे-छोटे सिंबल्स का यूज करेंगे, कंपोनेंट्स होंगे जो सर्किट के। अब हम पहले उन सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कौन-कौन से सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स जिसका हम यूज करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहला हमारे पास इसमें कंपोनेंट क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल। एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होगा, हमारे पता है सेल के अंदर 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और एक इसमें हो गया नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर हम इसी से बात करें बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देखो ये सिंगल सेल का डायग्राम हो गया। वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करें जिसको हम बैटरी बोलते हैं, तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये जो है ये हमारे बहुत सारे सेल्स मिल करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, बैटरी की फॉर्मेशन करेंगे। तो एक सिंगल इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल भी हो गया और बहुत सारी सेल से मिलके हमारी बैटरी की फॉर्मेशन होती है, उसका सिंबल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारा स्विच क्या होगा, ओपन होगा। सेकेंड, प्लग की और स्विच ओपन।
इस कंडीशन में हमारा सिंबल होता है ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रैकेट रखेंगे तो वो होगा हमारा स्विच ओपन का। अब हमारे पास थर्ड है इसमें प्लग की और स्विच क्लोज। जब हमारा सर्किट का जो स्विच है वो क्लोज्ड होगा तो उस कंडीशन में ओपन की तरह सेम सिंबल होगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, एक ब्लैक कलर का डॉट। इससे ये पता चलेगा कि ये स्विच क्या है, वो बंद है। फोर्थ हो गया हमारे इसमें अ वायर जॉइंट। मानो हमारे पास एक सिंगल वायर है, उसमें हमने किसी अनदर वायर की जॉइंट करते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, सिंपल वायर हो गई। इसमें हमने दूसरी वायर लाके क्या कर दी है, जॉइंट कर दी है, तो वायर के जॉइंट होने का सिंबल कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट है हमारे पास जब वायर क्रॉस करेगा किसी और वायर को, यानी फिफ्थ हो गया हमारे पास इसमें वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। जैसे मानो अभी जॉइंट में क्या करा था हमने, ऐसे सिंपल वायर थी उसमें इसको लाके जॉइंट करा दिया क्योंकि वो जॉइंट हो रही थी। लेकिन इसमें बोला गया है वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है बिना जॉइन हो, मतलब एक तार ऐसे फैली हुई है, उसी के ऊपर से दूसरी तार जा रही, तो इस कंडीशन में जो हमारा सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सिक्स्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दिस वन। सेवेंथ है हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस का, अ रेजिस्टेंस ऑफ तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या हो गया, दिस वन क्रिस क्रॉस करके, ये किसका साइन होता है सिंबल, रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से एट्थ है हमारे पास इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो उसका सिंबल हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस की तरह सेम रहेगा, बस इसमें एक साइन क्या चेंज होगा कि इसमें एक एरो आकर के अटैच हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा ये किसका साइन है, रियोस्टेट का। या फिर इसका सिंपल एक और साइन है, रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ऊपर से अगर हम यहाँ पे एक एरो को ऐड करेंगे तो ये भी किसका साइन है, रियोस्टेट का। अब नाइन्थ है हमारे पास इसमें एमीटर। और टेंथ है हमारे पास इसमें वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का साइन क्या हो गया, वी, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखो ये हो गई हमारी ओवरऑल सारे सिंबल्स, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सारे सिंबल्स का हम यूज करते हैं किसमें, एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, कि किसी भी डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट को, देखो हमने यहाँ पे किन किन के बारे में पढ़ा, एमीटर के बारे में पढ़ा, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है, तो देखो गैल्वेनोमीटर हमारा वो डिवाइस होता है जिससे हम करंट को डिटेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अभी हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे जिसके अंदर से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो उसी करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। यानी इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट current in an electric circuit।
एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो देखो ये हो गई गैल्वेनोमीटर, ये हो गए हमारे सारे सिंबल्स, कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिकल सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज करेंगे। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स मिल करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे? बैटरी की। सेकेंड है हमारा प्लग की और स्विच ओपन, की साइन दे रखी है लेकिन उस कंडीशन में स्विच क्या है? ओपन है, तो यहाँ पे उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। प्लग की और स्विच क्लोज के कंडीशन में हमारा सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। वायर ज्वाइंट होने पर सिंबल दिस वन। फिफ्थ है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉस कर रही है बिना ज्वाइन किए, मतलब वो उसके ऊपर से ओवरलैप होकर के जा रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है इसको भी अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेट, जिससे हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। एमीटर हो गया और वोल्ट मीटर हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने दो टॉपिक्स पढ़े उनके बेसिस पे क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें? 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? टाइम हो गया हमारा इसमें 2 मिनट। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज किसकी बात की गई है? क्यू की। देन इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एन को कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं हम। क्या गिवन है हमें? करंट यानी आई की वैल्यू, वो क्या है हमारा इसमें? 10 एम्पियर। सेकंड हमारे पास इसमें टाइम गिवन है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, वो है इसमें 2 मिनट। और हमें इसमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, और सेकंड केस में हमें फाइंड करना है इसमें एन की वैल्यू। तो देखो होगा कैसे? करंट का फॉर्मूला हमें पता है, आई इज इक्वल्स टू में क्यू बाय टी। एक चीज का और याद रखेंगे, जब भी हम टी को निकालेंगे यानी जो हमारा टाइम होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? सेकेंड्स की फॉर्म में। तो इस 2 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। कैसे? एक मिनट में हमारे कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू में कितना आया? 120 सेकेंड। अब हम इस 120 सेकेंड को इस गिवन फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे? हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है? 10 एम्पियर इज इक्वल्स टू, क्यू हमारे पास गिवन नहीं है, इसी को हमें फाइंड करना है, और टी की वैल्यू हो गई हमारी इसमें 120। तो देन क्यू इज इक्वल्स टू में, यानी जो हमारा चार्ज है वो किसके बराबर आएगा? 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड, यानी ये टोटल हो गया कितना? 1200 कूलम। तो जो हमारी चार्ज की वैल्यू आई वो कितनी हो गई? 1200 कूलम। तो यानी फर्स्ट हमारा कितना आ गया? 1200। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? सेकेंड में हमें एन फाइंड करना है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना गिवन है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा? हमें पता है Q किसके बराबर होता है? N इंटू ई। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। Q की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो कितनी है? 1200। एन हमें निकालना है और ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, 1.6 माइनस 19 कूलम, ये हो गया। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। तो एन किसके बराबर हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा हमारा 1200 कूलम अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से कूलम वाली यूनिट हमारी कैंसिल हो जाएगी।
देन n इज इक्वल्स टू में 1200 डिवाइड बाय 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19। जब हम इस वैल्यू को 1200 को इस पूरे e की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 7.5 इंटू में 10 की पावर 21। यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7.5 इंटू में 10 की पावर 21। एक चीज और यहाँ पे इस क्वेश्चन से चीज क्लियर इम्पोर्टेंट ये है, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट इन होल नंबर। जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे? होल नंबर में प्रेजेंट होंगे। यानी यहाँ पे ये बोला गया है, कभी हम ये नहीं कहेंगे कि किसी भी चार्ज के अंदर जो मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारा 1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या 2.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। नहीं, हमेशा वो कैसे होंगे? एक पर्टिकुलर होल नंबर्स में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है? द चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। हमें क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है दैट विल फ्लो पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर। जो 1 सेकेंड के हिसाब से फ्लो कर रहा है एक एम्पियर करंट को। यानी सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, यानी E की वैल्यू कितनी है? वो है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, साथ ही साथ हमें इसमें करंट गिवन है। करंट यानी I कितना है? वो है हमारा 1 एम्पियर। टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम यानी t इज इक्वल्स टू में 1 सेकेंड। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसकी वैल्यू? n की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो, हमें पता है I इज इक्वल्स टू में Q बाई टी। ठीक है, I क्या होता है? यानी करंट बराबर होता है चार्ज कितने पर टाइम से हमारा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमारा I बराबर है किसके? Q बाई टी के, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। I हो गया 1 और T हो गया हमारा 1, यानी 1 इज इक्वल्स टू में Q बाय 1। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q हो गया हमारा इसमें 1 कूलम। अब देखो यहाँ से ये बहुत इजीली तरीके से निकल सकता है। मेथड 1, फर्स्ट मेथड ये है, Q बराबर होता है किसके? N इंटू में E के। ठीक है, अब हमारे पास Q वैल्यू कितनी गिवन है? 1। N हमें फाइंड करना है और E की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 बराबर में n। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18। ये तो हो गया हमारे पास मेथड 1 जिसमें हमने q की वैल्यू को पुट किया है। अब देखो यहाँ से हम एक चीज और ये कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी, बस फॉर्मूले को एलिमिनेट करने का एक तरीका है। देखो, आई किसके बराबर होता है? Q बाई टी के। क्या हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं जो किसके बराबर होगी? I मल्टीप्लाई बाई टी। यानी जब भी हमें चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? करंट को उसके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू में N बाई ई।
तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n किसके बराबर हो जाएगा, q अपॉन में e के, और हमें पता है q किसके बराबर है, I इंटू में t डिवाइड बाई e, ये भी किसके बराबर होगा, n के। तो सिंपल, अब यहाँ पे हम I की वैल्यू 1 रखेंगे, t की वैल्यू 1 रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई हमारी 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। ध्यान से देखेंगे दोनों वैल्यूज सेम है, बस फॉर्मूले को एलिमिनेट करके रखने का तरीका है ये। तो n की वैल्यू भी इस कंडीशन में कितनी आ जाएगी, 6.25 इंटू में 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, कैरीज 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, द वर्क डन इन 10 सेकेंड्स इज। हमें क्या निकालना है, इसमें वर्क डन को निकालना है। तो देखो, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन है हमारे पास वोल्टेज यानी V की वैल्यू, वो कितनी हो गई, 10 वोल्ट, चार्ज यानी Q हमें गिवन है 20,000 कूलम, टाइम यानी T हमें गिवन है इसमें 10 सेकेंड। अब एक चीज यहाँ पे नया वर्ड निकल के आया है, वो है रेजिस्टेंस। तो देखो, रेजिस्टेंस के खाली अभी मैं सिंबल के बारे में बात करूंगी। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल R, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस यानी R की वैल्यू गिवन है वो होगी हमारी इसमें 20 ओम, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड वर्क डन। हमें यहाँ पे वर्क डन यानी W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें पता है वोल्टेज के फॉर्मूले में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, वो हो गई 10 वोल्ट, वर्क डन हमें निकालना है, और कूलम में हमारे पास क्या गिवन है, चार्ज। तो यहाँ से जो हमारे वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी वर्क डन बराबर आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी W इज इक्वल्स टू में 2 लाख जूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल। तो देखो, रेजिस्टेंस का एज इट इज यहाँ पे भी हमारा कोई काम नहीं था, बस वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया गया था। तो अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है ओम, और उसका सिंबल भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो देखो, यहाँ से हमारा वर्क डन भी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, वर्क डन ही फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, देखो, जब हम किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का केस होता है। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का केस है। यहाँ पे बात किसकी की गई है, इलेक्ट्रॉन्स की गई है। इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा लेफ्ट टू राइट है, अगर हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारे करंट का फ्लो होता है, यानी करंट फ्लो।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें बोला गया है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट की अगेंस्ट में, यानी अगर हमारा करंट अपोजिट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, देखो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज भी याद कराई थी करंट की, तो उसी से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू, 1 मिली वोल्ट किसके इक्वल बताया था? 1 मिली वोल्ट हमारा इक्वल होता है 10⁻³ की। ठीक है, देखो 1 मिली एम्पियर था, सॉरी वो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर था? 10⁻³ इसी तरीके से अगर हम 1 मिली वोल्ट की बात करें तो वो भी हमारा बराबर होगा किसके? 10⁻³ के, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? एक करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पर तो वो हमारा आज का ओवरऑल पूरा लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने अभी सिर्फ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे छोटे छोटे से, हमने उनको डिस्कस किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, हमारे पास एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ, जिसमें हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आज के लेक्चर की समरी के बारे में बात करें, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास दो टाइप के चार्ज थे, एक था हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक था हमारा नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज हमारे सेम सेम हो जाते हैं तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और हमारे पास अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो इस कंडीशन में ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ा कि कितने द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी I इज इक्वल्स टू में Q/T, जिसमें इसकी SI यूनिट क्या थी? SI यूनिट थी हमारी करंट की एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और इसको मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं एमीटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, जिसमें V बराबर होता है W/Q के, यानी एक कूलम, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जितना भी वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसकी अगर हम SI यूनिट के बारे में बात करें तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी SI यूनिट होती है हमारी वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। इसी के साथ साथ एक अनदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है वो बराबर होता है किसके? जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी टू डिटेक्ट द करंट। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे कूलम में हमने चार्ज में हमने देखा कि क्यू किसके बराबर होता है? Ne के, और कूलम की जो सॉरी चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी इसमें कूलम। एंड हमने यहाँ पे कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कस करा, सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम जिन जिन कंपोनेंट्स का यूज करते हैं उनके सिंबल्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये तो हो गया हमारा आज का ओवरऑल लेक्चर का सारा समरी, जिसमें हमने सिर्फ आज के लेक्चर में करंट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स और छोटे छोटे दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से हम किसी सर्किट के अंदर के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे।